हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स पर तहे दिल से स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 11 गणित के लिए मैंने चैप्टर नंबर पहला समुच्चय मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहले समुच्चय के अपन लगातार चलते हुए इससे पहले स्टूडेंट्स अपने 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे और उन 6 पार्टों में मैं लगातार चलते हुए पहले प्रश्नावली का बेसिक, उसके बाद में उस प्रश्नावली के एग्जाम्पल और उसके बाद में प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन अपन हल करे हैं। किसी भी प्रश्न को अपन मिस नहीं करे स्टूडेंट्स, लगातार अपन चल रहे हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स ये इतने पार्ट बने हुए हैं। वैसे नॉर्मल शॉर्ट तरीके से करवाता मैं डायरेक्ट प्रश्नावली में ही पहुंचता तो इतने पार्ट नहीं बनते हैं। तो स्टूडेंट्स अपन लगातार चलते हुए पार्ट नंबर ये 7 है। चैप्टर नंबर पहला समुच्चय का ये पार्ट नंबर 7 है, जिसमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.2 की जो बेसिक जानकारी है वो इस वीडियो में अपन क्लियर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स 1.2 की बेसिक जानकारी में अपन प्रश्नावली 1.2 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 1.2 में समुच्चय के बारे में क्या आएगा, किसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, ये पूरा मैं क्लियर कराऊंगा आपको। यदि आप प्रश्नावली का बेसिक क्लियर नहीं करते हो तो प्रश्नावली का डायरेक्ट यदि आप क्वेश्चन में चले जाते हो तो आपके कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो बेसिक समझना बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए पहले बेसिक, फिर एग्जाम्पल, फिर क्वेश्चन, लगातार आप चलते रहिए। और ये पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले अपने 6 पार्ट कंप्लीट बन चुके हैं चैप्टर नंबर पहले समुच्चय के, और ये समुच्चय चैप्टर नंबर पहले का पार्ट नंबर 7 है, जिसमें आपकी प्रश्नावली 1.2 की बेसिक जानकारी अपन क्लियर करने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट से आप, यदि मैं उम्मीद कर रहा हूं यदि आपने पीछे वाले जो 6 पार्ट है उनको आपने क्लियर पूरा का पूरा पार्ट लगातार आपने देखे हैं तो आपके कंप्लीट पूरा आपके क्लियर हुआ होगा, ये उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, टोटल आपको कंप्लीट पूरा करवाया है स्टूडेंट से। तो यदि आपने पीछे वाले पार्टों को फिर आपने नहीं देखा है तो जरूर से पार्ट नंबर 1 से श्री गणेश कर लीजिए और मां सरस्वती का नाम लेते हुए नए सत्र 2022-23 की शुरुआत कीजिए। और अपने पहले तो आप क्या कीजिए, रफ कॉपी में ऐड कीजिए और उसके बाद में रफ कॉपी के मुताबिक आप अपनी फेयर नोटबुक ऐसे बनाइए कि आप ऑफलाइन क्लास में भी ऐसी फेयर नोटबुक नहीं बना सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा। कक्षा स्टूडेंट से कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक की, कक्षा 8 से लेकर 12 तक के गणित का संपूर्ण सिलेबस चैनल पे उपलब्ध है। तो किसी भी कक्षा के स्टूडेंट्स तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चाहे कक्षा 8 से लेकर 12 तक का कोई भी स्टूडेंट है उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना लगातार कार्य कर सके। और स्टूडेंट्स यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन घंटिया बटन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी चैनल पे नया वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिल सके। चलते हैं आपके सामने, पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में अपना प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.2 की बेसिक जानकारी अपन क्लियर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। अपन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। समुच्चय अपन एक्सरसाइज 1.1 में क्या पढ़े थे, समुच्चय होता क्या है, समुच्चय को किससे निरूपित करते हैं, समुच्चय को निरूपित करने की कितनी विधियां है, समुच्चय को 2 विधियां, रोस्ट रूप और समुच्चय निर्माण रूप। रोस्ट रूप में प्रश्न देता था तो समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ट करते थे और समुच्चय निर्माण रूप में देता था तो रोस्ट रूप में कन्वर्ट करते थे। ये तो हो गई पीछे वाली प्रश्नावली 1.1 की बात। अब चलता हूं मैं 1.2 में क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए मैंने टॉपिक लगा दिया है समुच्चय के प्रकार, टाइप ऑफ समुच्चय का प्रकार, टाइप ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, समुच्चय का प्रकार, टाइप ऑफ सेट्स। तो इसमें कौन कौन से प्रकार आने वाले हैं देखिए। पहला अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स में, थोड़ा सा आपको शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता दूं। सबसे पहले रिक्त या शून्य समुच्चय अपन पढ़ने वाले हैं, रिक्त या शून्य समुच्चय। दूसरा समुच्चय का प्रकार आने वाला है, दूसरा समुच्चय इसको अपन इम्पेरेटिव सेट बोलते हैं। तो इसी तरीके से दूसरा समुच्चय रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। दूसरा समुच्चय आने वाला है परिमित और अपरिमित। इसको मैं पूरा क्लियर कराऊंगा, मैं आपको एक बार नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं। परिमित और अपरिमित,
परिमित और अपरिमित समुच्चय, और जो तीसरा है वो समान समुच्चय, समान समुच्चय। तो ध्यान दीजिए, कोई भी दो समान समुच्चय, तो ये 3 टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। तीसरा समान समुच्चय। तो पहला अपन कर लेते पूरा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपना है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। पहला कौन सा है? रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। इसमें 1 नंबर लगा देता हूं मैं, और 1 नंबर लगा कर पहला कौन सा है? रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय या इसको अपन बोल सकते हैं शून्य समुच्चय, या रिक्त समुच्चय, या इसको बोल सकते हैं अपने शून्य समुच्चय। ठीक है, ये दोनों नाम एक ही है, कोई सा भी नाम अपन बोल सकते हैं, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। ठीक है, और इसको अपने इंग्लिश में बोलेंगे, यहां से लिख देता हूं मैं, इंग्लिश में यहां लिख देता हूं, द एम्प्टी सेट्स, सेट ही आएगा, द एम्प्टी सेट। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसके बारे में अपन पहले पढ़ेंगे, द एम्प्टी सेट। तो इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, और अपन इसके 2 नाम है, शून्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय, या अपना कौन सा है? शून्य समुच्चय। दोनों में से कोई सा भी नाम आप बोल सकते हो, दोनों नाम आपके दिमाग में रहना चाहिए कि रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय किससे कहते हैं। देखिए, आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है 0 या शून्य। देखो, समुच्चय में क्या चलते हैं? अवयव चलते हैं। स्टूडेंट से ध्यान दीजिए, समुच्चय जैसे मान लो कोई भी समुच्चय, ये जो समुच्चय है, मैं मान लो ये समुच्चय में ले लिया। अब यहाँ पर 1 2 3 क्या है? समुच्चय। जैसे मान लो मैं इसको ए नाम दे दूं, तो 1 2 3 यहाँ पर क्या है? समुच्चय ए के अवयव है। इसको कैसे लिखोगे? 1 2 3 समुच्चय ए के अवयव है ना? तो 1 2 3 जो है वो समुच्चय ए के अवयव है ना? तो यहाँ पर देखिए, ऐसा समुच्चय, यहाँ पर क्या लिखा है? रिक्त समुच्चय। इसका नाम क्या है? रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो या अवयव की संख्या शून्य हो, वो रिक्त समुच्चय कहलाता है ना? तो ऐसा समुच्चय, इसकी परिभाषा अपन लिख देते हैं, ऐसा समुच्चय जिनमें एक भी अवयव नहीं हो। देखिए, इसके यहां पर लिख देता हूं मैं, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिनमें, ऐसा समुच्चय जिनमें एक भी अवयव, ऐसा समुच्चय जिनमें एक भी अवयव नहीं हो, ऐसा समुच्चय जिनमें एक भी अवयव नहीं हो, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, यहां पर लिखा है रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो स्टूडेंट से ध्यान दे लीजिए, ऐसा समुच्चय जिनमें एक भी अवयव नहीं हो, ऐसा समुच्चय जिनमें एक भी अवयव नहीं हो, ऐसा समुच्चय जिनमें एक भी अवयव नहीं हो, समुच्चय जिनमें एक भी अवयव नहीं हो या उसका एक भी एलिमेंट्स नहीं हो, वो समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है या शून्य समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या क्या हो? 0 हो, शून्य समुच्चय कहलाता है। इस शून्य समुच्चय को या रिक्त समुच्चय को, शून्य समुच्चय को किससे व्यक्त करते हैं? देखिए, शून्य समुच्चय को दर्शाने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप शून्य समुच्चय को देखिए, शून्य समुच्चय को ऐसे खाली मंझले ब्रैकेट से दर्शाओगे, या शून्य समुच्चय को इस चिन्ह से दर्शाओगे। इसको बोला जाता है फाई, मतलब फाई होता है जिनमें अवयव की संख्या नहीं हो, इसको भी शून्य समुच्चय का ही प्रतीक है।
से इस शून्य समुच्चय को इन दोनों चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं। शून्य समुच्चय को इन दोनों में से किसी भी एक से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों ही वैसे शून्य समुच्चय के प्रदर्शित करने के संकेत है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको कि शून्य समुच्चय का एग्जाम्पल क्या है। देखिए एग्जाम्पल लिख देते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे लगा के समुच्चय ए देखिए, ए लिख देता हूं x, जहां x एक प्राकृत संख्या है। अब मैं आपसे पूछना चाहूं तो x जहां x, ये वाला जो तरीका है, ये समुच्चय को समुच्चय का कौन सा रूप है, मतलब कौन सा रूप में प्रदर्शित किया है मैंने इसको किया है समुच्चय निर्माण रूप में। रोस्ट रूप में संख्याएं चलती है और समुच्चय निर्माण रूप में x, जहां x एक प्राकृत संख्या है और x, जहां x एक प्राकृत संख्या है, मतलब ये एक प्राकृत संख्या है और जो x का मान है वो एक से क्या है बड़ा, एक से बड़ा और दो से क्या है छोटा है। ये आपके सामने स्टूडेंट से ये समुच्चय। अब देख लीजिए x क्या है, एक मैंने प्राकृत संख्या ले लिया है। अब प्राकृत संख्या यहाँ पर क्या लिखा मैंने, x जो है वो एक से तो क्या है बड़ा है। स्टूडेंट जो प्राकृत संख्या है वो एक से तो क्या है, x का मान एक से तो क्या है बड़ा है और दो से क्या है छोटा है। अब मेरे को आप ये बताइए, ऐसी कोई प्राकृत संख्या है क्या जो एक से तो बड़ी हो और दो से छोटी हो? ऐसी कोई प्राकृत संख्या होती नहीं है ना, नहीं होती है ना। तो देखिए x, जहां x एक प्राकृत संख्या है और x का मान जो x प्राकृत संख्या है वो एक से तो बड़ी है, देखो एक से तो बड़ा है और दो से छोटा है। ऐसी कोई प्राकृत संख्या होती नहीं है। तो मतलब a जो है, a में अवयव की संख्या 0 है, इसलिए इसको यदि मैं रोस्ट रूप में लिखूंगा तो या तो a से लिखूंगा या फिर a से लिखूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए समुच्चय A एक रिक्त समुच्चय है, समुच्चय A एक शून्य समुच्चय है। ठीक है, तो इसी तरीके से और खूब सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूं x जहां x एक से छोटी एक प्राकृत संख्या है। अब एक से छोटी कोई प्राकृत संख्या होती ही नहीं है, तो इसमें अवयव की संख्या कितनी आएगी, 0 आएगी, वो एक शून्य समुच्चय होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, शून्य समुच्चय वो होता है जिनमें कोई भी अवयव नहीं हो, जिनमें अवयव की संख्या 0 हो, वो समुच्चय शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो यहां तक कि बेसिक आप ऐड कर लीजिए। तो समुच्चय के प्रकार में पहला प्रकार में रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय आपको करवाया है और मैं दूसरे में चलता हूं, ये आप अपने नोटबुक को ऐड कर लीजिए। मैं इसको इरेज यहां से करूंगा क्योंकि दूसरा मैं लेने वाला हूं परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, इसमें अपन चलने वाले, इनको आप ऐड कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो स्टूडेंट से समुच्चय के प्रकार में अब दूसरा जो प्रकार है वो, तो स्टूडेंट से समुच्चय के प्रकार में दूसरा जो आता है, पहला अपन पढ़े हैं अभी रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय, दूसरा है परिमित और अपरिमित समुच्चय। स्टूडेंट से यहां पर ध्यान दीजिए, परिमित और अपरिमित समुच्चय, या तो समुच्चय परिमित होगा या फिर अपरिमित होगा। मतलब कोई भी समुच्चय दो कैटेगरियों में जाएगा, या तो वो समुच्चय कोई भी समुच्चय हो या तो वो परिमित होगा या परिमित नहीं होगा तो फिर वो अपरिमित होगा। कहने का मतलब मेरा ये है स्टूडेंट से ध्यान दीजिए। देखिए परिमित समुच्चय किससे कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या निश्चित हो, अर्थात या निश्चित हो या फिर सीमित हो, तो वो कौन सा समुच्चय होता है, परिमित समुच्चय होता है। और अन्यथा अपरिमित समुच्चय होता है। जैसे मैं एग्जांपल दोबारा मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कराता हूं, फिर आपकी इनकी परिभाषा लिखेंगे अपन। तो देखिए a बराबर, जैसे समुच्चय a बराबर मैं लिख दूं, जैसे मान लो 2 3 4 और ये लगा दूं। मैंने हल्का सा एक एग्जांपल लिया है, समुच्चय a बराबर है 2 3 4। ठीक है, समुच्चय b बराबर मैं लिख देता हूं, मान लो ऐसे लिख देता हूं 1 2 3 4 5 और इस तरीके से चलता रहेगा। तो बताइए समुच्चय A में अवयव की संख्या सीमित है अर्थात निश्चित है,
सीमित है या फिर निश्चित है। तो ये समुच्चय जो ए है ये परिमित समुच्चय कहलाता है। और समुच्चय बी में अवयव की संख्या अर्थात एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, मतलब अवयवों की संख्या जो है वो निश्चित नहीं है, अर्थात सीमित नहीं है। इनकी काउंटिंग अपन नहीं कर सकते कि कितने कितने समुच्चय बी में अवयव हैं, इसलिए समुच्चय बी एक अपरिमित समुच्चय हो गया। तो ध्यान दीजिए, ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या निश्चित हो वो परिमित समुच्चय होता है, और ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या सीमित नहीं हो अर्थात निश्चित नहीं हो तो वो अपरिमित समुच्चय होता है। और अभी अपने पढ़ा है शून्य समुच्चय। तो बताइए, शून्य समुच्चय में अवयव की संख्या सीमित है, शून्य समुच्चय जो होता है उनमें अवयव की संख्या निश्चित है या फिर निश्चित नहीं है। शून्य जो समुच्चय होता है उनमें अवयव की संख्या निश्चित है, तो शून्य समुच्चय एक परिमित समुच्चय होता है। ध्यान दीजिए, शून्य समुच्चय कौन सी कैटेगरी में जाएगा, परिमित होगा या फिर अपरिमित होगा। शून्य समुच्चय एक परिमित समुच्चय है क्योंकि शून्य समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित है। तो इनकी परिभाषा अपन लिख देते हैं, ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या निश्चित हो वो कौन सा होता है, परिमित समुच्चय होता है, अन्यथा अपरिमित समुच्चय होते हैं। तो लिख देते हैं इसमें परिभाषा इसकी, ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। ऐसा समुच्चय, इसके आगे से लिखना है आपको भी, यहां से लिखना है, ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या निश्चित हो, ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या निश्चित, अवयवों की संख्या निश्चित होती है। ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या निश्चित होती है, रिपीट कर लीजिए दिमाग में, आप अभी आपके पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या निश्चित है, ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, लिख देते हैं, परिमित समुच्चय कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। मतलब स्टूडेंट्स फाइनाइट सेट होगा, परिमित समुच्चय कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा यदि मान लो परिमित समुच्चय नहीं हो, मतलब उनमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं हो, तो उनमें अवयव की संख्या अनिश्चित होगी, और अनिश्चित होगी तो वो कौन सा होगा, अपरिमित समुच्चय। अन्यथा परिमित समुच्चय कहलाता है और अन्यथा अपरिमित समुच्चय कहलाता है। इसके आगे इसी में लिख देते हैं, अन्यथा अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय, अन्यथा अपरिमित समुच्चय कहलाता है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इसकी परिभाषा मैं अलग से भी बना सकता था, मैंने इसी में मैच कर दी। ध्यान दीजिए, मैंने अपरिमित समुच्चय की परिभाषा भी इसी में लगा दिया है। देखिए क्या लिखा मैंने, ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा वो अपरिमित, वरना अपरिमित के समुच्चय अपरिमित लगाकर उसके अलग भी परिभाषा लिख सकते थे। ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है वो एक अपरिमित समुच्चय कहलाता है।
ठीक है, समझ गए होंगे शायद। अब इसके कुछ एग्जाम्पल अपन लिख देते हैं और रिक्त समुच्चय के बारे में लिख लेते हैं कि बताइए रिक्त समुच्चय जो होता है वो परिमित होता है या फिर अपरिमित होता है। रिक्त समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित होता है, इसलिए रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय होता है। तो रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय होता है, इसमें एरो लगा के इसी में लिखना है रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय होता है। क्यों भाई? क्योंकि रिक्त समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित होती है, इसलिए रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय होता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उदाहरण लिख लेते हैं ना, 2 उदाहरण लिख लेंगे। देखिए अब उदाहरण की सहायता से आपके समझ में आ जाएगा कि परिमित समुच्चय कौन सा होता है, अपरिमित समुच्चय कौन सा होता है। देखिए जब एक समुच्चय ले लेते हैं अपने, देखिए कौन सा समुच्चय लेते हैं, जैसे एक समुच्चय ले लेते हैं, मैं ए बराबर लिखता हूँ। देखिए ए बराबर लिखता हूँ एक्स जहां एक्स से अंग्रेजी वर्णमाला, देखिए एक्स जहां एक्स से अंग्रेजी वर्णमाला में एक स्वर है। मैंने एक समुच्चय लिखा है, देखिए एक्स जहां एक्स से अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, का आएगा यहाँ पर, का एक स्वर है। बताइए इसको मैं रोस्टर रूप में लिखिए, देखिए लिख देते हैं इसको, ये समुच्चय निर्माण रूप है, इसको मैं रोस्टर रूप में लिखता हूं अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। लिख देते हैं ए आई ओ यू, ये हो गया। अब इसमें बताइए समुच्चय की संख्या निश्चित है या सॉरी, इस समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित है या नहीं है, ऐसे बता दीजिए। AEIOU ये अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर होते हैं, 5 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो इनमें इस समुच्चय ए में अवयव की संख्या निश्चित है। कैसी है? अवयव की संख्या निश्चित है, इसलिए यह एक परिमित समुच्चय है। समुच्चय ए एक, यहां समुच्चय कौन सा, यहां समुच्चय ए एक परिमित समुच्चय। कैसा है? परिमित समुच्चय। समुच्चय ए एक परिमित समुच्चय है, यहां समुच्चय ए एक परिमित समुच्चय है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं, तथा बी बराबर लेता हूं, बी बराबर ले लेता हूं एक्स जहां एक्स डायरेक्ट भी अपन लिख सकते हैं, ऐसे नहीं कि समुच्चय रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप में लिखे, सीधे भी अपन लिख सकते हैं। देखो देखिए ऐसा लिख देते हैं कि समुच्चय बी एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मैंने क्या लिखा है? समुच्चय है। मैंने क्या लिखा? देखिए बी के लिए लिखा है बी एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। क्या लिखा है मैंने? बी एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो बताइए बी को यदि अपन एक, न तो ये रोस्टर रूप है न ये समुच्चय निर्माण रूप है। ध्यान से देखिए बी वाला जो है ये रोस्टर रूप भी नहीं है और समुच्चय निर्माण रूप भी नहीं है। तो बी को अपन मैं कैसे लिखूंगा? बी बराबर लिखूंगा 1 2 3 4 और इस तरीके से चलता रहेगा। अब ऐसे बताइए बी में अवयव की संख्या निश्चित है या निश्चित नहीं है? निश्चित नहीं है, साफ नजर आ रहा है निश्चित नहीं है, इसलिए समुच्चय बी एक अपरिमित समुच्चय है।
तो लिख देते हैं यहाँ समुच्चय B एक अपरिमित समुच्चय है। B एक क्या है? अपरिमित समुच्चय है। समुच्चय B एक अपरिमित समुच्चय है। समुच्चय B एक अपरिमित समुच्चय है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। यहाँ समुच्चय B एक अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि ध्यान दीजिए समुच्चय B में अवयव की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए समुच्चय B एक अपरिमित समुच्चय है और समुच्चय A एक परिमित समुच्चय है। शायद आपके पूरा क्लियर हो चुका है कि कौन सा समुच्चय परिमित होता है और कौन सा समुच्चय अपरिमित होता है। देखिए स्टूडेंट्स, परिमित समुच्चय वो होता है जिनमें अवयव की संख्या निश्चित होती है, जिनमें अवयव को गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, जिनमें अवयव की संख्या सीमित होती है, वो परिमित समुच्चय होता है। अन्यथा अपरिमित समुच्चय होता है। इनको यहां तक का बेसिक आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। इसके आगे लास्ट टॉपिक और बढ़ रहा है समान समुच्चय। देखिए कोई भी दो समुच्चय वो समान कब होंगे? समान समुच्चय। लास्ट तीसरा और बच रहा है, इसको यहां तक की बेसिक आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। इसके आगे अपने चलते हैं। ये परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय का पूरा मैंने क्लियर करवाया है, उदाहरण सहित क्लियर करवाया है। आपसे आ जाए रिक्त समुच्चय परिमित होता है या अपरिमित होता है? रिक्त समुच्चय परिमित होता है, क्योंकि रिक्त समुच्चय में अवयव की संख्या निश्चित होती है। चलते हैं तीसरे टॉपिक में अपन, समुच्चय के प्रकार, तीसरे प्रकार में अपन चलते हैं। समुच्चय का तीसरा प्रकार कौन सा है? तो चलते हैं स्टूडेंट समुच्चय के तीसरे प्रकार में चलते हैं। तीसरा प्रकार है समान समुच्चय। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दो समुच्चय होंगे और उन दोनों समुच्चय में अपने दोनों समुच्चय के बारे में ये कंफर्म करेंगे कि ये दोनों समान समुच्चय है या नहीं है। अब इतनी देर होगी, ध्यान दीजिए, रिक्त समुच्चय एक समुच्चय होगा, उनके बारे में आपको ये पूछेगा ये रिक्त समुच्चय है या नहीं है। परिमित और वो परिमित और अपरिमित भी एक के समुच्चय होंगे, वो दोनों भी एक के होंगे और उनके बारे में जैसे मान लो एक समुच्चय बोल देगा और एक समुच्चय अपने को कह देगा और उसके बारे में बोल देगा ये परिमित है या अपरिमित है, ये रिक्त समुच्चय है या परिमित है या फिर अपरिमित है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा, ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या होगा कि अपने को दो समुच्चय मिलेंगे। प्रश्न में अपने को कितने समुच्चय मिलेंगे? दो समुच्चय मिलेंगे। उन दोनों के बारे में कंफर्म करना होगा कि ये दोनों समान समुच्चय है या नहीं है। ये कंफर्म करके बताइए ये दोनों समान समुच्चय है या नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से दो समुच्चय समान होंगे और कौन से दो समुच्चय समान नहीं होंगे। देखिए, जब कोई भी दो समुच्चय समान होंगे तो समुच्चय ए और बी, समुच्चय मान लो दो समुच्चय ए और समुच्चय बी है, उन दोनों के अवयव समान भी होंगे, अवयव संख्या में भी समान होंगे और वेद से भी समान होंगे। जैसे मैं आपको इसके परिभाषा लिखाता हूं, फिर आपको इसको क्लियर कराता हूं। दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कराते हैं। देखिए, दो समुच्चय ए व बी समान समुच्चय कहलाते हैं। दो समुच्चय ए व बी, दो समुच्चय ए व बी समान समुच्चय, दो समुच्चय ए व बी समान समुच्चय कहलाते हैं। समान समुच्चय कहलाते हैं। दो समुच्चय ए व बी समान समुच्चय कहलाते हैं। दो समुच्चय ए व बी समान समुच्चय कहलाते हैं। कभी देखिए, आगे देखिए, यदि ए का प्रत्येक अवयव, यदि ए का प्रत्येक अवयव, ध्यान से सुन लीजिए, ए का प्रत्येक अवयव मतलब कि समुच्चय ए का प्रत्येक समुच्चय ए, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव तथा
बी का प्रत्येक अवयव, बी का प्रत्येक अवयव ए का बी अवयव है। क्या लिखा है मैंने, ध्यान से समझ लीजिए। दो समुच्चय ए व बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है। जैसे उदाहरण देता हूं, ए बराबर, मान लो समुच्चय ए है, समुच्चय ए, दो एग्जांपल लेंगे। जैसे ए मान लो समुच्चय ए जो है वो है 1 2 3 4 है मान लो, ठीक है। तथा समुच्चय बी जो है वो मान लो मैं लिख लेता हूं 3 1 2 4 है, ठीक है। ध्यान से देखिए, समुच्चय ए मैंने ले लिया 1 2 3 4 और बी मैंने ले लिया 3 1 2 4। अब समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए। दो समुच्चय ए व बी समान समुच्चय कहलाते हैं। ये दोनों ए और बी समान समुच्चय है या नहीं, कंफर्म करेंगे। आगे देखिए, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, मतलब ए के अंदर जो भी अवयव है वो बी में भी होने चाहिए, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है, मतलब जो स्टूडेंट्स ए के अवयव है वो बी के भी होने चाहिए और जो बी के अवयव है वो ए के भी होने चाहिए। कि शायद समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें समुच्चय ए का एक अवयव है तो एक उसमें भी है, दो अवयव इसका, समुच्चय ए का एक अवयव है तो समुच्चय बी का भी 2 अवयव है, 3 इसका एक अवयव है तो 3 उसका भी अवयव है। इसी तरीके से 4 इसका एक अवयव तो 4 उसका भी अवयव है। क्रम का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 1 2 4 लिखा हुआ है। क्रम का कोई महत्व नहीं है, आगे पीछे आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होना चाहिए और बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी अवयव होना चाहिए। तो यहाँ ए इक्वल बी, यहाँ ए इक्वल बी, मतलब यहाँ समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है। अब जरूरी नहीं नाम ए और बी चले, क्वेश्चन में नाम सी डी भी आ सकता है, पी क्यू भी आ सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना दो समुच्चय समान समुच्चय की, जो समान समुच्चय अपन कंफर्म करेंगे। अगला 2 समुच्चय देगा अपने को, 2 समुच्चय देगा तब अपन समान समुच्चय का पता कर पाएंगे कि दोनों समान समुच्चय है या आपस में समान समुच्चय नहीं है। तो समान समुच्चय को व्यक्त करने का यह तरीका है ए बराबर बी, ठीक है। अब जरूरी नहीं ए और बी हर बार चले, पी क्यू भी चल सकता है, सी डी भी चल सकता है, लेकिन एक पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव समुच्चय दूसरे के प्रत्येक अवयव होना चाहिए और दूसरे समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी अवयव होना चाहिए, मतलब पहले का भी होना चाहिए। पहले के प्रत्येक अवयव दूसरे के अवयव होने चाहिए और दूसरे के प्रत्येक अवयव पहले के अवयव होने चाहिए। तो शायद उम्मीद करता हूं आपके समान समुच्चय की जो परिभाषा है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी है। तो इसी के साथ स्टूडेंट से अपनी प्रश्नावली 1.2 की जो बेसिक जानकारी है वो कंप्लीट पूरी हो चुकी है। बेसिक जानकारी में अपन क्या क्या पढ़ी है वापस में थोड़ा रिपीट करवा देता हूं आपको। सबसे पहले अपन रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय का पढ़े थे, और फिर परिमित या अपरिमित समुच्चय, और परिमित और अपरिमित समुच्चय, और फिर समान समुच्चय। तो इसी के साथ अपनी प्रश्नावली यहाँ तक की बेसिक जानकारी आपकी प्रश्नावली 1.2 के पहले ऐड कर लीजिए। इसी के अगले वाले पार्ट में अपन प्रश्नावली 1.2 के एग्जाम्पल से चलेंगे। प्रश्नावली 1.1 के पहले 5 एग्जाम्पल अपन पढ़ लिए थे, तो प्रश्नावली 1.2 के एग्जाम्पल नंबर 6 से स्टार्ट होगा, वहां से अपन वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगला जो पार्ट है वो अगले पार्ट में आपको मिल जाएंगे। पार्ट वाइज आप लगातार देखते रहिए। और स्टूडेंट से वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर से दे दीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको रोज मिलती रहे। ओके स्टूडेंट से थैंक्स, जय हिंद।